नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सर स्वागत करता हूं द वर्टेक्स क्लासेस के यूट्यूब परिवार पर। जैसा कि बिहार से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका आज हमारा पार्ट 2 है और ये सारे प्रश्न जो भी होंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलो देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। यानी प्रश्न में हमें दे रखा टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 500 हैं। यानी कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500। तो जहां से हम 1% की वैल्यू निकल के आ जाए, कितनी आ जाएगी, 5। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हिंदी जो भी सब्जेक्ट लेने वाले छात्र कितने हैं, 50.8%। यानी हिंदी विषय कितने लेने वाले हैं, 50.8% छात्र हिंदी लेते हैं और 64.2% छात्र अंग्रेजी लेते हैं। 64.2% छात्र क्या लेते हैं, अंग्रेजी लेते हैं। टोटल कितना हो रहा है, टोटल करेंगे इसे, 8 और 2 10, 4 और 1 5, 6 5 11, यानी 115%। टोटल कितना होगा, 115%। भाई टोटल तो हमारा 100% ही था कि टोटल छात्र कितने थे, 100% माना था। लेकिन ये 15% जो आ रहा है, ये कौन है? ये वह छात्र हैं जो हिंदी भी चयन किए हैं और इंग्लिश भी चयन किए हैं। तो टोटल कितने ऐसे छात्र हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों चयन किए हैं, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया कि ऐसे कितने छात्र हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों चयन किए हैं। तो ऐसे कितने छात्र हैं दोनों सब्जेक्ट चयन करने वाले, 15%। कितने छात्र हैं, 15%। और जबकि हमें 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 5, यानी टोटल छात्र कितने होंगे, 75। टोटल 500 छात्रों में 75 छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों का चयन किया है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। किससे होती है, साधारण ब्याज से। इसी दर से 12,000 रुपए का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अभी हमें अगर इसका सीआई पूछा गया है, इसका हमें रेट नहीं दे रखा है, यानी दर नहीं दे रखी है। तो क्या करते हैं, पहले ये दे रखा है कि 5 वर्षों में जो भी हमारा एसआई होता है वो कितना होता है, 50% की वृद्धि होती है। यार मान लिया जाए कि अगर मूलधन हमारा 100 है, 100 से वो मूलधन कितना हो जाता है, 50% वृद्धि यानी 150 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 150 रुपये। इसमें समय कितना लगता है, 5 वर्ष। तो देखते हैं 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला। 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला, यानी 100 से कितना हो गया, 150। तो ब्याज कितना मिल गया, 50 रुपये। अब 5 वर्षों में 50 रुपये मिला तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, 5 का भाग लगा देंगे यानी 10 रुपये। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला है, 10 रुपये। पूछा गया रेट क्या है। तो भाई रेट होता क्या है, किसी भी धन पर 1 वर्ष में प्राप्त राशि जो होती है वो हमारा क्या कहलाता है, दर कहलाती है। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमारा रेट कितना निकल गया है, यानी रेट हमारा कितना आ जाएगा, 10%। अब इसी दर से, अब रेट हमारा कितना, 10%। इसी दर से 12,000 रुपए का 3 वर्षों में सीआई कितना होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 10% रेट है, तो 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। यानी जो मूलधन है वो 1 वर्ष में 10 रुपए से कितना हो रहा है, 11 हो जा रहा है। यानी 1 रुपये ब्याज के रूप में मिला है, तो 10 से कितना हो जा रहा है, 11 हो रहा है। पूछा कितने समय में गया, 3 वर्ष में। भाई 1 वर्ष में 10 से 11 हो रहा, तो 3 वर्ष में कितना होगा, 10 इसका भी क्यू कर देंगे और इसका भी क्यू कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 का क्यू, यानी 1,000 रुपए का कितना हो जाएगा, 11 क्यू हो जाएगा 1331 रुपये। लेकिन इसमें ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 331 रुपये। हमें ब्याज पूछा गया है, लेकिन हमारा मूलधन
1000 ना होके मूलधन हमारा है कितना, 12000, यानी 1000 की वैल्यू कितनी है, 12000, यानी कितने गुना है, 12 गुना। कितने गुना है, 12 गुना। पूछा गया क्या, ब्याज, और ब्याज हमारा कितना निकल गया, 331। तो 331 की वैल्यू पूछी गई है, 12 इंटू 331। तो इसका जो भी आंसर निकल के आएगा गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 12 3 36, 1 37, 12 3 36 और 3 39, यानी 3972 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सुरेश और शशि एक काम को क्रम से 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपये पारिश्रमिक प्राप्त किया है, यानी श्रम के रूप में इसने प्राप्त किया है। तो श्रम में उनके हिस्से क्या है, क्रम से, यानी हिस्से पूछे गए हैं कि सुरेश का हिस्सा कितना है और शशि का हिस्सा कितना है। तो देखते हैं, दोनों व्यक्ति हैं, एक सुरेश है, दूसरा व्यक्ति कौन है, शशि है। सुरेश को काम करने में कितना समय लगता है, 11 दिन, और शशि को कितना लगता है, 17 दिन। अगर देखा जाए टोटल वर्क कितना होगा, 11 और 17 का मल्टीपल कर देंगे, ये हमारा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, 17 एकम 17 और 17 एकम 17 एक 18, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 187। अब ये देखते हैं कि अगर मान लिया जाए टोटल वर्क 187 है, इसको अगर ये 11 दिन में काम करता है तो एक दिन में ये कितना करेगा, 17 यूनिट काम करेगा। दूसरा व्यक्ति है, ये 187 यूनिट वर्क को कितने समय में करता है, 17 दिनों में। तो एक दिन में ये कितने यूनिट काम करेगा, तो एक दिन का इसका काम कितना रहेगा, यानी 11 यूनिट। प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों ने मिलकर काम करके 5600 रुपये प्राप्त किए। अगर मान लिया जाए इसने 17 काम किए, इसने 11 काम किए, और इस काम के बदले उसे कितना पैसा मिल रहा है, 5600 रुपये, यानी 17 प्लस 11, ये टोटल यूनिट वर्क की एक दिन में प्राप्त कितना किया है, 5600 रुपये। तो 17 और 11 कितना हो गया, 2800। 2800 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5600। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई है, 200 रुपये। पूछा क्या गया है कि उनके हिस्से ज्ञात करें, तो हिस्से पूछे गए हैं। तो भाई सुरेश का हिस्सा कितना रहेगा, इसने एक दिन में 17 यूनिट काम किया, तो 17 का, जब एक का मान 200 है तो 17 का कितना रहेगा, 17 दूना 3400। तो सुरेश का हिस्सा कितना रहेगा, 34 रुपये। उसके बाद पूछा गया शशि का, शशि ने एक दिन में 11 यूनिट किया, तो इसका हिस्सा कितना रहेगा, 11 दूनी 2200। एक का रहेगा 3400 और एक का रहेगा 2200, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है। यानी तीन व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी हैं। ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है। तो मैं मान लेता हूं कि सी का वजन यदि 100 है, सी का वजन यदि 100 है तो ए का वजन कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि सी के वजन का कितना है, 40%। तो 100 का ये 40% कितना हो जाएगा, 40। और ये कह रहे हैं कि जो ए का वजन है बी के वजन का 25% है। कहीं न कहीं अगर ये बी है, ए का वजन 40% है, इसके 25% के बराबर है। 25% के बराबर यदि 40 है तो 100% कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 40 चौका 160, यानी तो बी का वजन कितना हो जाएगा, 160 किलोग्राम। उसके बाद क्या कह रहे हैं, हम इनका रेशियो ले लेंगे। देखो 4 से डिवाइड कर देंगे, सीधा 1 0 से 1 0 तीनों जगह खत्म हो रहा, 2 से एक बार कर देंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी उनके वजन का जो रेशियो निकल के आया है कितना आया है, 2:8:5। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, यानी सी के वजन का कितने प्रतिशत बी का वजन है। तो सी का वजन का पूछा है तो बी का वजन ऊपर रहेगा, तो बी के वजन का प्रतिशत तो क्या रहेगा, बी के वजन, यानी बी का वजन कितना है, बी का 8 है तो 8 बटे, और सी का वजन कितना है 5 इंटू 100, 5 से काट देंगे, 20 बार चलेगा, 20 अट्ठे 160, यानी कितना रहेगा 160%।
हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जिसके साथ वजन का अगर बढ़ दिया होता है वो हमेशा नीचे रहता है, का जिसके साथ लगा होगा वो नीचे रहेगा। तो सी के वजन के साथ लगा है का, तो सी का वजन हम कहाँ रखेंगे, नीचे, और सी का वजन कितना है, 5। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है, तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। यानी तार की त्रिज्या पूछी गई है और ये जो व्यास दे रखा है, ये व्यास किसका दे रखा है, गोले का। मान लिया जाए एक ये गोला है, इसका अगर ये व्यास है और व्यास इसका कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। अब इसी को पिघलाया जाता है, पिघला के एक तार बनाया जाता है। तो जो तार बनाया जाता है, तार की आकृति क्या होगी, सबसे पहले ये पता कर लेंगे कि तार की आकृति क्या बनेगी। तो तार की जो आकृति होगी वो कैसी होगी, बेलनाकार। तार की आकृति कैसी होगी, बेलन के आकार की होगी। उसके बाद क्या दे रखा, तार की लंबाई दे रखी 36 सेंटीमीटर। यानी तार की जो लंबाई है, लंबाई L बराबर H बराबर कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया, तार की त्रिज्या क्या हो गई। यानी अगर माना जाए गोले की त्रिज्या क्या निकल के आई, हम कैपिटल R मानते हैं, गोले की त्रिज्या आई है 3 सेंटीमीटर। तो हमें इस बेलनाकार जो तार बना है इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्या होता है, किसी भी वस्तु को अगर पिघलाकर उसको किसी दूसरे रूप में ढाला जाता है तो जो उस वस्तु का आयतन होता है वही हमारा जो नेक्स्ट वस्तु बनेगी उसका आयतन रहेगा। आयतन दोनों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। देखते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारा गोले का आयतन है, गोले का आयतन है इसी के बराबर किसका आयतन रहेगा, एक जो बेलनाकार तार है, बेलनाकार तार है इसका आयतन रहेगा। तो देखते हैं गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ बराबर बेलनाकार जो तार है इसका आयतन क्या रहेगा, πr²h। क्या रहेगा, πr²h। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4/3 और पाई से पाई कट जाएगा हमारा, पाई दोनों जगह सेम है। यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, कैपिटल R 3 दे रखी है। तो 3 का क्या करेंगे, Q बराबर r²। यहाँ पे r हमें नहीं दे रखी है, r पूछा गया, तो r² इंटू h दे रखी है। यानी उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 36 सेंटीमीटर। इस 36 को इधर ले आएंगे, क्या रहेगा 4/3 इंटू इसका 3 का Q करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, और इस 36 को इसके नीचे ले आएंगे बराबर इधर क्या बचेगा, r²। काट देंगे, देखो 3 से इसे काट दिया, 3 9 27, और 9 से इसे काट दिया, 9 चौका 36, और 4 से ये कट गया। यानी कह सकते हैं कि r² की वैल्यू जो निकल आई कितनी आई, 1। तो r की वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। यानी इसका रूट लगा देंगे, और 1 का रूट क्या होता है, 1। तो जो हमारा त्रिज्या निकल के आई है उस बेलनाकार तार की वो कितनी आई, 1 सेंटीमीटर। यानी बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 300 घंटे कम समय लेती है। कितने घंटे कम समय लेती है, 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति हैं, क्रम से यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम वैसे बेसिक निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हम बाई ऑप्शन इसे करेंगे। मान लिया ये कह रहे हैं कि तेज ट्रेन की गति और धीमी ट्रेन की गति में जो चाल का अंतर है वो कितना है, 10 किलोमीटर का। तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं, क्या ये तेज गति की है, ये धीमी गति की, इनके चाल में अंतर कितना है, 10 किलोमीटर। ये 40 है, ये 30 है, चलो ये भी ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये 30 है, ये 20 है, इसके बीच 10 का है, ये भी ठीक है। अगला देखते हैं, ये 50 है, ये 40 है, ये भी ठीक है। यानी चाल के अंतर कितना है, 10 किलोमीटर। लेकिन एक बात और कही है कि जो 600 किलोमीटर की दूरी है इसको तय करने में जो धीमी गति की ट्रेन है उसके बीच समय का अंतर कितना रहता है, 3 घंटे का। यानी समय का अंतर कितना रहता है, 3 घंटे का। तो मान लिया जाए कि तेज गति की चाल यदि 40 किलोमीटर है तो 600 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, यानी दूरी बट्टे चाल होता है, दूरी बट्टे चाल।
तो दूरी हमारी कितनी है 600, चाल कितनी है 40, तो 40 के इसमें भाग लगा दें कितना लगेगा 15 घंटे। तो इसको कितना लगता है 15 घंटे, और यही दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना समय लगेगा, यानी 30 600/30 करेंगे कितना हो जाएगा 20 घंटे। क्या इन दोनों के समय के बीच अंतर 3 घंटे का है? नहीं है। कितने का है 5 घंटे का है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मान लिया जाए तेज गति वाली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर है तो इसकी 20, इसमें कितना समय लगेगा, तो 30 किलोमीटर है तो इसको कितना लगेगा 600 किलोमीटर की दूरी में 20 घंटे, और इसको कितना लगेगा 30 घंटे। तो इनके बीच जो समय का अंतर है कितना आ रहा है 10 किलोमीटर का। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें समय के बीच अंतर कितना चाहिए ओनली 3 घंटे का। नेक्स्ट देखते हैं। मान लिया जाए तेज गति की गाड़ी है उसकी चाल 50 किलोमीटर है, धीमी गति की 40 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली गाड़ी जो 600 किलोमीटर दूरी को कितने समय में पार करेगी, तो 600 बटे कितना हो जाएगा 50, 1 0 0 काट दें कितना लगेगा 12 घंटे। इसे कितना लग रहा है 12 घंटे, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना समय लगेगा, यानी 600 बटे 40, 1 0 काटें कितना लगेगा 15 घंटे। तो जो तेज गाड़ी चलती है उससे लगते हैं 12 घंटे, धीमे चलती है उससे कितना लगता है 15 घंटे। और यही प्रश्न में पूछा इसके बीच समय का अंतर कितना दे रखा है 3 घंटे का, और यही हमारे प्रश्न में कह रहा है इनके बीच समय में अंतर कितना है 3 घंटे का है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होगा। यानी एक वर्ग है और एक हमारा समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो इसका क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इनके बीच भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो भाई क्षेत्रफल बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहता है भुजा स्क्वायर, यानी कह सकते हैं इसे A1 मान लिया तो इसका क्या रहे A1 स्क्वायर, इसकी भुजा अगर हमने A1 मान ली इसकी भुजा क्या मान ली A2। उसके बाद क्या रहा है ये त्रिभुज है और त्रिभुज हमारा कैसा है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा इसकी कितनी मानी थी A2। इसका हमें क्या करना है स्क्वायर। अब हमें इस A1 और A2 के बीच एक अनुपात निकालना है, ये पूछा गया है। तो क्या रहेगा A1/A2, इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। इधर कितना बचाएगा √3/4, ये यहाँ से A2 इसके नीचे आ गया। अब हमें भुजाओं का अनुपात निकालना है A1/A2। अगर इससे निकालेंगे तो इसका स्क्वायर घटाएंगे तो इसको अंडर रूट में करेंगे, तो √3/4, √3/4 है तो इससे अंडर रूट हटाएंगे तो इस पर क्या होगा डबल अंडर रूट आ जाएगा, और बट्टे इसको 4 बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा 2। इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी रख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं पावर 2। तो इनके बीच रेशियो निकल आएगा क्या आएगा 4√3/2। क्या हमारा ये कोई ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे केवल √3 है, नहीं हो सकता है 2:1। तो इसमें हमारा जो भी राइट ऑप्शन है एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा नॉन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर निकल के आएगा 4√3/2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 2400 है, तो उनका एचसीएफ क्या है। यानी जहां पर संख्याओं का अनुपात दिया हो एलसीएम दिया हो, यदि एचसीएफ पूछा है तो उनके बीच एक संबंध होता है। एचसीएफ बराबर सीधा करेंगे एलसीएफ बराबर एलसीएम अपॉन जो भी संख्या है उनका एलसीएम। तो उनका एलसीएम क्या रहेगा भाई, संख्या हमारी प्राइम नंबर्स हैं 3 4 5, तो एलसीएम कितना दे रखा है 2400 बटे A इंटू बी इंटू सी, ये A है ये B है ये C है, कितना करेंगे 3 × 4 × 5, कैलकुलेशन कर देंगे 5 चौका 20 या 60, यानी 2400 बट्टे कितना हो रहा है 60 हो रहा है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 6 का भाग लगा देंगे, 6 चौका 24, यानी जो उसका एचसीएफ निकल के कितना आ रहा है 24, यानी बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 संख्याओं का औसत 27 है। संख्याएं कितनी है 5 है, इनका औसत कितना दे रखा है 27 दे रहा है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या कितनी होगी।
बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या दे आ रहे हैं, यानी 5 संख्याओं का औसत अगर 27 है तो इनका योगफल कितना होगा 5 संख्याओं का, 27 पंजे 135। उसमें से क्या कह रहे हैं, एक संख्या हटा दी जाती है। संख्याएं 5 थी, 5 से एक हटा दी गई तो संख्या कितनी रहेगी 4, और 4 संख्याएं रहने के बाद इनका औसत कितना हो रहा है 25, तो इनका योगफल कितना होगा 25 चौका 100। यानी जो संख्या निकाली गई संख्या होगी कितनी होगी 135 से 100, यानी 35 निकाली गई संख्या कितनी होगी 35, निकाली गई संख्या कितनी होगी 35। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 34, 47, 29, 41, 33, 69 का माध्यक क्या होगा। क्या पूछा गया, माध्यक पूछा गया। यानी इसमें माध्यक अगर या माध्यिका पूछी जाती है उसको सबसे पहले किस क्रम में लिखना पड़ता है, आरोही क्रम में। किस में लिखना है, आरोही क्रम में। अगर समांतर माध्य पूछा जाएगा तो एक अलग चीज होती है, और माध्यिका पूछी जाती है एक अलग चीज होती है। तो हमें निकालना क्या है माध्यक, तो पहले हमें इन्हें किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो संख्या हमारी कितनी है, तो आरोही क्रम क्या होता है हमारा, बढ़ते हुए क्रम। जो हमारा आरोही क्रम है तो सबसे पहले छोटी होगी, तो छोटी संख्या कितनी है 29, सबसे छोटी 29, उसके बाद 33, 34, 34 के बाद 41, 41 के बाद 47, 47 के बाद 69। यदि हमारी संख्याएं विषम पदों में हैं तो क्या कहते हैं, हम इधर से उधर से बराबर हटा देते हैं और बीच वाली जो संख्या बचती है वो हमारा माध्यिका बचती है। अगर संख्या हमारी सम पदों के रूप में है, संख्या कैसी है सम पदों के रूप में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जो भी हो वो हमारी कैसी होती सम पदों के रूप में। तो संख्या हमारी कितनी है 6 संख्या हैं, तो ये सम के रूप में है। तो क्या करते हैं, इधर से अगर एक हटाते हैं तो इधर से भी एक हटा देंगे, इधर से एक हटाएंगे तो इधर से भी हटा देंगे। अब बाद के जो 2 संख्याएं बची हैं, अब भाई माध्यिका में 2 तो नहीं हो सकती हैं, संख्या तो एक ही होना है। तो उसके लिए अगर हमें माध्यक निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, दोनों का योग बटे 2 कर देंगे, इनके बीच संख्या निकाल देंगे। कितना रहेगा 34 और 41 का योग 4, 1, 5, 4, 3, 7, यानी 75 बटे 2। इसमें भाग लगा दे कितना हो जाएगा 37.5। जो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। कितने बढ़ गए, आधा बढ़ गए हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी। यानी मान लिया जाए किसी भी कक्षा में अगर औसत हमारा कितना बढ़ रहा है, आधा बढ़ रहा है, किसकी वजह से, यानी 63 अंक की वजह कितने आ गए 83। इनके बीच अंतर कितना आ रहा है 20। कितना आ रहा है 20, यानी 20 अंक बराबर औसत कितना दिखा रहे हैं 1/2, यानी आधा। तो हमें पूछा गया टोटल, यानी 1 की वैल्यू पूछी गई। 1/2 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 × 2, यानी कितनी हो जाएगी 40। यानी उस क्लास में पूरे छात्र कितने होंगे 40, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। अगर मान लिया जाए उसके अंक अगर 40 बढ़ते तो औसत कितना बढ़ता, 1 बढ़ जाता है, लेकिन औसत बढ़ा कितना है आधा, तो अंक भी कितने बढ़ेंगे 20। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 1210 रुपए को A, B, C के बीच विभाजित किया गया है ताकि A/B 5/4 और B/C 9/10 हो, तो C को कितना प्राप्त होगा। यानी 2 चीजें दे रखी हैं हमें, A/B इसका मान कितना दे रखा है 5/4 और B/C इसका कितना दे रखा है 9/10। अब देखो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। अब हमें चाहिए क्या, B की वैल्यू समान होना चाहिए। तो समान के लिए क्या कर सकते हैं, मान लिया जाए ये अगर 4 है, ये 9 दोनों को समान करेंगे तो आपस में क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। इसमें किसका कर देंगे 9 का, इसमें किसका कर देंगे 4 का। तो यहाँ से A/B/C निकल के आ जाएगा हमारा सीधा सीधा। क्या रहेगा 9 पंजे 45, 9 चौका 36 और 10 चौका 40। यानी इसका अगर 4 में 36 में वही रहेगा, तो हमारा जो रेशियो निकल आया कितना आया तीनों के बीच 45, 36 और 40।
प्रश्न ये कह रहा है सी का हिस्सा क्या है, यानी टोटल कितना हो रहा है 45 और 36 और 40, इसका जोड़ेंगे 5 और 6 11, 11 के 1 4 3 7 4 11 1 12, यानी टोटल कितना आ रहा है 121। और 121 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1210, कितनी दे रखी है 1210। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 121 से ये कट जाएगा, कितना जाएगा 10 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। पूछा यह गया है कि सी का प्राप्त राशि कितनी है, तो सी का मान कितना है 40, तो 40 की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी 40 × 10, यानी कितनी निकल कर आ जाएगी 400। जो सी को प्राप्त राशि होगी वो कितनी रहेगी 400 रुपये, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि धनराशि का मूल 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। यानी ये कह रहे हैं कोई राशि है, इसको मूल से 40% बढ़ाने में कितना समय लगेगा यदि उसकी रेट 5% दिया हो। यानी मान सकते हैं कोई भी राशि यदि 100 रुपये है, कितनी है 100 रुपये है, इसको कितना बढ़ाना 40% बढ़ाना है, यानी 100 से कितनी हो जा रही है 140, और 140 बढ़ाने में इसमें रेट कितना रहेगा, रेट रहेगा 5%, यानी इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, अगर देखा जाए वृद्धि हो रही है 40 की, वृद्धि कितनी हो रही 40 की, और रेट कितना है 5%। 5% का मतलब ये है कि एक वर्ष में 5 रुपए की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है, एक वर्ष में 5 रुपए की वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हमें करना है कितनी है 40 रुपए की, तो 40 रुपए करने के लिए कितने का होगा 8 का मल्टीपल, यानी 40 रुपए, तो समय में भी 8 का मल्टीपल होगा, तो कितना समय लगेगा 8 वर्ष, यानी 8 वर्ष में वह राशि अपने से 40% की वृद्धि हो जाएगी, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी अनुपात किसका दे रखा आयतन का, और है क्या चीज घन, और घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, यानी ए क्यू मान लिया गया। 2 घन दे रखे हैं तो कहीं नहीं कहीं अगर घन का आयतन होता है भुजा क्यू, और इनके आयतन का अनुपात दे रखा है A1/A2 का क्यू, और इसका मान कितना दे रखा है 8/27। यहाँ से हम भुजा का अनुपात निकालेंगे तो इसकी घात करें खत्म करेंगे तो A1/A2, इसका क्या करेंगे कड़ी 3 लगा देंगे 8/27, यानी कितनी होगी भुजाओं का अनुपात 2/3। पूछा क्या गया है कि उनके सतहों का क्षेत्रफल। भाई जो भी घन होता है, घन का सतह एक वर्ग की आकृति का होता है, तो हमें उनकी भुजाएं पता हैं कि एक की भुजा 2 सेंटीमीटर है, दूसरे कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी सतह के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा A1² अनुपात A2², यानी जो भी उसकी सतह होगा, सतह हमारा वर्ग के आकार का होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका कितना है 2 दूना 4, 3 तिया 9, यानी उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा 4:9, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यदि 5 की पावर x + 3 और बराबर 25 की पावर 3x - 4 है तो x का मान क्या होगा। यानी 5 की पावर कितनी दे रखी है x + 3, और यहाँ पे 25 की पावर कितनी दे रखी है 3x - 4। भाई घातों की तुलना हम तभी कर सकते हैं जब हमारे बेस समान हो। बेस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बेस कितना है 25 है, या तो हमें इसे 25 कर लो या इसे 5 कर लो, दोनों को समान कर लो। तो हम क्या करते हैं 25 को हम 5 बना लेते हैं, तो क्या करेंगे 5 की पावर x + 3, और ये 25 है तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी है 3x - 4। ये इसके स्क्वायर के रूप में है तो इसमें मल्टीपल हो जाएगा, तो मल्टीपल हो जाएगा, इसके बाद क्या निकल आएगा x + 3 बराबर, इसका मल्टीपल करेंगे 2 की पावर 3x - 4। ये कब हुआ जब यहाँ पे ये बेस हमने समान कर लिया,
यहाँ पर क्या करते हैं, घातों की तुलना हुई है। किसकी हुई है? घातों की तुलना। घातों की तुलना करने पे 5 से 5 हट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, ये। तो x प्लस 3 बराबर कितना रहेगा, 2 तिया 6x माइनस 2 चौका 8। यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर देंगे। इससे करेंगे कितना, माइनस का 5x बचेगा, और इससे करेंगे ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 11। तो एक ये माइनस से माइनस हट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/5। और हमें प्राप्त क्या करना है, x की वैल्यू पूछी गई, तो क्या रहेगा, राइट ऑप्शन ए हमारा जो है राइट ऑप्शन है। हाँ, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और हमारे YouTube चैनल जो है द वर्टेक्स क्लासेस को, इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।